नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, यदि पार्ट 1 नहीं देखे जिसमें हमने आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किया, नहीं देखे मेरे भाई, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। जरूर जाके देख लें। तो फ्रेंड्स, अब बात रही सब्जेक्टिव प्रश्नों का, क्यों हल करवा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ये बात समझ लो मेरे भाई। क्योंकि सबको पता है कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है, इस वजह से जो मॉडल पेपर आया इससे अधिकतर चांस बनता है कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो होगा मॉडल पेपर से ही होगा। तो चलिए, बिना बात गवाए, मतलब समय गवाए ही, हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी प्रश्नों का हल देख लेते हैं। एकदम सटीक सटीक आंसर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर सवाल है सोशल साइंस का, जो कि हिस्ट्री से है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। तो राष्ट्रवाद जो है एक भावना है जो किसी किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच जो है प्रेम एवं एकता का जो है संचार करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम इंडियन है और गर्व से क्या कहते हैं, हम इंडियन हैं। दूसरा आ गया, क्रांति से जो पूर्व था किसानों की स्थिति कैसी थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सटीक आंसर दे रहा हूँ। देखिए, क्रांति से जो पूर्व किसानों की स्थिति थी बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। उसके पास ना पूंजी था, ना पैसा था, ना कुछ था, वो खेती कर सके, बिल्कुल वो अभाव थे, पूंजी के अभाव में थे। और कर के बोझ जो थे, कर के बोझ से दबे हुए थे। आप कहेंगे सर कर क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूं। कर, जैसे आप मेरे से 10 रुपया ले लिए तो आप मेरा कर्जदार हो गए ना, तो उसी को सामाजिक विज्ञान में कहा जाता है कर। कर के बोझ से वो दबे हुए थे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दांडी यात्रा, बहुत अच्छे सवाल है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर और नमक कानून को तोड़ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्याज 80 रुपया किलो हो जाता है, कभी 60 रुपया, कभी 100, कभी 200 रुपया भी किलो हो जाता है प्याज। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि नमक का कीमत बढ़ गया होगा। नमक आंदोलन हुआ था, जिसके वजह से आज हम लोग 8 से 10 रुपया तक का नमक खाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत दिन से चला आ रहा, और शायद इससे पहले 5 रुपया था, 10 रुपया हो गया, 10 साल पहले की बात है। लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है, तो इसलिए नमक का भाव कभी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को, और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही हम आपको इन लोग के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ पाने के लिए आप हमें जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, उसमें भी जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ से मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, गुटेनबर्ग मुद्रण यंत्र का विकास कैसे हुआ। गुटेनबर्ग में जो है मुद्रण का विकास जो है कैसे हुआ, बिल्कुल समझिएगा। देखिए, गुटेनबर्ग जर्मनी का एक निवासी था, और जैतून पेरने वाला जो होता है, पेरने वाला, जैतून पीसने वाला, ठीक है, पेरने वाला मशीन के आधार पर जो है उसने एक प्रिंटिंग प्रेस को जो है, प्रिंटिंग मशीन को उसने बना दिया। इस छपाई मशीन में जो है पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगा था। जैसे उसको घुमा, यहाँ पे भैंस पर मत पड़िएगा, जैसे वो हैंडल को घुमाकर प्लाटेन और बोर्ड या लकड़ी या इस्पात इस्पात का जो है गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे के उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों में ढाला जाता था। इसलिए जो आज गुटेनबर्ग जो होता है, गुटेनबर्ग छपाई मशीन, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है। तो बिल्कुल ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर है, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। तो मेरे भाई, भूमंडलीकरण क्या होता है समझ लीजिए। भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विश्व के सभी देश जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी सपोज कीजिए मैं आपके शिक्षक हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे से जुड़े हैं। अब किसान भाई होंगे तो किसाने से नहीं जुड़े होंगे, कोनो बिजनेसमैन से तो नहीं जुड़ेंगे, किसाने से जुड़े होंगे। अब बड़ा बड़ा अफसर हैं, पुलिस विभाग में है, तो पुलिस से एक दूसरे से कांटेक्ट रहते हैं, शिक्षक जो है शिक्षक से कांटेक्ट रहते हैं, एक स्टूडेंट जो है एक स्टूडेंट से कांटेक्ट रहते हैं। उसी तरह से भूमंडलीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विश्व के सभी देशों के जो है, देश के जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
आइए ये जो है छठा नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो देख लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो आप लोग कहेंगे लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड का जो है स्थापना हुआ था। अब क्यों हुआ था? तो क्योंकि जो वहाँ के जो मजदूर थे, वहाँ के जो किसान थे, उसके वजह से हुआ था। उस पे जो है अत्याचार ढाहा जा रहा था, ठीक है, काम करवा लिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता, कितना खराब लगता होगा। तो इसका जो आंसर करना इसी प्रकार से आप लोग करेंगे, जैसे दो भाषा में आपको बोल देते हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में मजदूरों के हितों के लिए रक्षा के लिए 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इस तरह से लिखेंगे। अगला आ जाइए, हमारे पास दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग टाइप प्रश्न है, उसको भी देख लिया जाए। क्या उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार उद्योगीकरण ने उपनिवेश को जन्म दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूं बच्चों, आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। अब आ जाते हैं औद्योगिकरण को समझ लेते हैं। औद्योगिकरण किसको कहेंगे? अब नए नए मशीन एवं कारखानों में स्थापित करना, नए नए मशीन और कारखानों को स्थापित करना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है, ठीक है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादित होते वहां पे कुछ वस्तु बनता है। उद्योग में क्या वस्तुएं न बनता है जी, कुछ ना कुछ तो बनता है। और साथ ही वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी था, और साथ ही वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इन दोनों ही अवस्थाओं में इन दोनों अवस्थाओं में जो है यूरोप के लोग अपने देश के बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार उद्योगीकरण का, उपनिवेश का जन्म हुआ। अब मान लीजिए भारत में जो है बनिए रहा, मान लीजिए चावल गेहूँ बनिए रहा, तो हम चाइना वाला चीज़ मंगाएंगे? चाइना वाला चावल मंगाएंगे? नहीं मंगाएंगे, हम अपने भारत वाला खाएंगे ना। तो उसी प्रकार से ये सारा चीज़ हो गया। आइए अगले प्रश्नों का आंसर जानते। आठवां नंबर है, रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसका लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए, कह रहा है रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। रूसी क्रांति का कारण जो है निम्नलिखित इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। एक एक पॉइंट लिखिएगा तो बड़ा मजेदार होगा और नंबर भी मजेदार देंगे। जार के निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ठीक है, जार के निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार निकोलस द्वितीय कठोर एवं दमनात्मक नीति का संरक्षक था। वह राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास करता था, जार निकोलस, ठीक है। उसे केवल अभिजातीय वर्ग एवं उच्च पदाधिकारियों से ही समर्थन प्राप्त थी। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो घोर प्रत्याक्रियावादी औरत थी। उस समय राजपुतिन की इच्छा ही कानून थी। वह नियुक्तियों तथा शासन के अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करना मतलब बाधा डालती थी। अतः गलत सहकार के कारण जार की स्वच्छाचरिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति दयनीय होती चली गई। मतलब उसकी पत्नी कहती थी भाई ये काम नहीं करो नहीं करो, लेकिन वो करते ही थे। लेकिन उसके काम में जो है हस्तक्षेप करती थी, वो बाधा डालती थी। और परिणाम यह हुआ कि गलत सहकार के कारण जार की जो है स्वच्छचरिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति जो है खराब हो गई। जैसा कि आप लोग को पता है, लड़ जाते हैं मंत्री और प्रधानमंत्री लड़ जाते हैं, लेकिन घाटा किसको लगता है? यहाँ पे जनता को लगता है, वो तो मस्ती में रहबे करते हैं। उसी प्रकार से आइए अगला पॉइंट जो है, कृषकों की दैनिक स्थिति मतलब किसानों की दैनिक स्थिति के बारे में समझते हैं। 1861 में कृषि दासत्व के समाप्त कर दिया गया था, परंतु किसानों की स्थिति में जो है विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। रूस के कुल जनसंख्या के 1/3 भाग भूमिहीन था, जिन्हें जिम्मेदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था। इन कृषकों को कई तरह की करों का भुगतान करना पड़ता था। इसके पास पूंजी का बहुत ही बड़ा अभाव था। ऐसी परिस्थिति में किसानों के पास क्रांति का अंतिम विकल्प था। उसके पास जो इस स्थिति में जो है उसने सोच लिया अब लड़के ही मर के ही लेंगे, लेकिन उसने अंतिम में सोच लिया उसके पास एक ही विकल्प था, अब क्रांति करना होगा।
जब जानते हैं ना कोई इंसान जब ज़्यादा पक जाता है तो कुछ ऐसा ही काम करता है, उसी प्रकार। तो मजदूरों की दयनीय अवस्था समझ ही गए आप लोग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे चौथे नंबर, औद्योगिकरण की समस्या। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। औद्योगिकरण का समस्या जो थी, रूस में राष्ट्रीय पूंजी का जो था बहुत अभाव था, अतः उद्योग के विकास के लिए स्वदेश पूंजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेशी पूंजीवाद आर्थिक शोषण का बढ़ावा दे रहे थे। इसी कारण जो है लोगों में असंतोष व्यक्त हो रहा था। ठीक है, औद्योगिकरण का समस्या यही था। जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। देखिए, जापान से जो पराजय और 1905 की क्रांति, 1905 की क्रांति की मैं बात करूं तो 1905 में रूस जापान के युद्ध में रूस और जापान के युद्ध में रूस को पराजय किया और एशिया के एक छोटे देश से हो गई। इस पराजय के कारण 1905 में क्रांति हो गई, लेकिन अतः 1917 तक में जो है बाल सेविक क्रांति का मार्ग का प्रस्ताव किया गया। बहुत सारा लड़ाई वगैरह हुआ था। तो ये था जापान से पराजय एवं 1905 की क्रांति के बारे में। आइए अब हम लोग जो हैं देख लेते हैं राजनीतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर। साथ ही हम लोग इससे पहले जो देख लेते हैं हिस्ट्री के सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिए। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान के भी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान जो है 90 नंबर प्रश्न आप लोग का स्टार्ट होगा। आप लोग मॉडल पेपर देखेंगे। बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो बिहार में जो है छात्रों का जो है आंदोलन का प्रमुख कारण क्या होगा? सबसे पहला कारण ठोकेंगे का बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हो रहा है छात्रों पे। क्योंकि गरीब इंसान, जो गरीब लड़के होते हैं, किसान घर के लड़के होते हैं, वो जो है बस बैठे ही रह जाते हो, खेतों में ही काम करने अच्छे लगते हैं। आपको भी पता होगा, क्योंकि खेत में ही मजदूर के बेटा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ पे सीट होता है 1000 सीट, और 1000 सीट में आप लोग को पता है कि ये 999 सीट जो है बुक ही रहता है। और इसमें मान लिया जाए 100 सीट यदि खाली भी यदि बुक नहीं हुआ, मतलब 999 यदि पैसा दे दिया, 900 आदमी पैसा दे के सेटिंग करके नौकरी पे चले जाते हैं, और 100 आदमी जो होते हैं उसमें अब 1 लाख फॉर्म भरेगा। 100 आदमी होगा, 100 सीट होगा, जिसमें 1 लाख फॉर्म भरेगा, तो कहाँ से बेरोजगारी जाएगा? रोज बेरोजगारी तो रहेगा ही रहेगा। साथ खास करके ये गरीब छात्रों के साथ होता है, और साथ ही खदानों की कमी होती है, जिसके वजह से छात्रों में आंदोलन होता है और कीमतों का बेतहाशा वृद्धि हो जाता है। आप लोग को पता है, कहीं रेंट पे रहते होंगे स्टूडेंट, उसे कितना ही प्रॉब्लम होता है। यदि कीमत में बढ़ावा आ जाता है, कोई सामान में अधिक मूल्य मिलने लगता है, तो क्या करेगा? तो आंदोलन होगा। सत्ताधारी दल एवं जनता की अपेक्षा। ये 5वां लिखेंगे, कानून व्यवस्था की गिरती हुई अवस्था। कानून भी बहुत ही खराब हो गया है, कानून अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। इसके वजह से भी बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण थे। ये 5 कारण आप लोग लिख सकते हैं। आइए अगला 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये चीज समझिए, सांप्रदायिकता का सही अर्थ जो है अपने धर्म का अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता होता है। आगे हम लोग समझ लेते हैं, इसको अच्छी तरह से। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर घृणा फैलाती है। यह एक विष के समान है जो मानव को मानव से घृणा करना सिखाता है। इस संकुचित मानववृत्ति के कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों का, अथवा एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के खून का प्यासा हो जाते हैं, और सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से दुश्मनी जैसा व्यवहार करने लगता है, जिससे सांप्रदायिक जो है ढंग से नहीं हो पाता। इसके कारण राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाता है, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरा उत्पन्न कर देता है। हमारे देश में जो है किसी भी धर्म के राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका के बौद्ध धर्म में, पाकिस्तान को इस्लाम धर्म में, और इंग्लैंड को ईसाई धर्म का दर्जा दिया गया है। उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान में हर नागरिक ये स्वच्छता दी गई है कि वे अपने विश्वास से ही वह किसी धर्म का अंगीकार कर सकते हैं। इस आधार पर उसे किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है, और साथ ही यहाँ पे प्रत्येक धर्म वालियों एवं धर्म का पालन करना अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार है भारत में। तो बिल्कुल ये चीज़ समझ गए। आइए ग्राम पंचायत के 2 कार्य को समझते हैं।
तो ग्राम पंचायत के जो दो कार्य है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत के जो कार्य सूची बनाया गया है कुछ इस प्रकार से है। लेकिन जो ग्राम पंचायत का जो 4 प्रमुख कार्य होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा 2, तो हम लोग 4 देख ही लेते हैं, कोई एक याद रह जाए। सामान्य कार्य, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना और प्राकृतिक संकट में सहायता प्रदान करना, सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना, जो सामान्य नॉर्मल कार्य होता है। दूसरा है सार्वजनिक सुविधा का संबंधी कार्य, पेयजल का जो व्यवस्था करना और सड़क भवन, नाली पुलिया आदि का निर्माण करना। तो ये सब क्या हो गया, सार्वजनिक सुविधा हो गया। आगे आते हैं तीसरा, शिक्षा संबंधी कार्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागी बनना, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा का बढ़ावा देना और ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन करना। चौथा जो है इस प्रकार से है, चौथो समझ लीजिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का बढ़ावा देना। 12 नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार से देखा जाए, सत्ता की समझदारी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की क्रिया को सत्ता की समझदारी कहा जाता है, जैसे चुनाव में मतदान करना, खड़ा होना जिसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा VVI है, आप इसे अभी ही नोट कर लें, ठीक है। आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझते हैं। गठबंधन की राजनीति कैसी लोकतंत्र को प्रभावित करता है? देखिए गठबंधन, महागठबंधन चल रहा है ना, लालू नीतीश मोदी सरकार भी सब तो गठबंधन में आ जाते हैं, कभी गठबंधन करते कभी हट जाते हैं। तो चलिए, गठबंधन की राजनीति जैसी लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। गठबंधन में शामिल दल अपनी आकांक्षाओं को और लाभों को ध्यान में रखकर ही गठबंधन के लिए राजी हो जाते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार का पकड़ जो है ढीली हो जाता है और सरकार कल्याणकारी काम काज में चलाना मुश्किल हो जाते हैं। मतलब अपने अपने लड़ने लगते हैं। अब मान लिया जाए 4 गो बंदा है, वो कहेगा हम ही लेंगे, हम वो लेंगे, तो चारों अपने भलाई सोचने लगता है, तो जनता को तो दिक्कत होगा ही ना। तो यही बात है। आइए 14 नंबर प्रश्न, जो कि लॉन्ग प्रश्न दे रखा है, और 13 नंबर भी लॉन्ग प्रश्न था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में जातिवाद बनाने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। भारत में जातिवाद बनने की किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। प्राचीन काल में केवल 2 ही जाति थे। कौन थे? एक मर्द थे, एक स्त्री हुए करते थे। मतलब एक पुरुष अर्थात स्त्री, ठीक है, एक पुरुष और स्त्री थे जाति, ठीक है। आइए देखते हैं इसके 2 कारण जो है, मतलब कह रहा भारत में जातिवाद बनने के 2 कारण। तो आपको पहला कारण जो है हम आपको बता दिए, पहले आधुनिक युग में जो पहले जो था 2 ही जाति थे, एक मर्द और एक औरत। तो आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जाति का जो है विभाजन हुआ और इस प्रकार से जाति कर्म पर आधार हुआ। उसके बाद वंश एवं कुल के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया गया। और चौथा हो गया, आधुनिक युग में जातियों के अलावा किसी प्रकार के उपजातियों भी बन गई है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही, जिसके अलावा धर्म और आधार पर जातियों का वर्गीकरण कर दिया गया है। काम करने पर भी जातिवाद बना दिया गया है कि मैं ये काम करूंगा, नाई है तो बाल काटेगा और सारा काम देख रहे हैं, बनिया है तो अपना मतलब दुकानदारी करेगा, बिजनेस करेगा, इसी तरह से बांट दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ा तकलीफ वाला बात है कि हम काहे ने बाल काट सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन रोक नहीं है, आजकल करते हैं, लेकिन ये किताबी बात है तो आप लोग को समझाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दूं क्या क्या बताया तो क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने हिस्ट्री का जो है लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन को सभी को सॉल्व किया। साथ ही जो पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान के 2 लॉन्ग क्वेश्चन था एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो भी दे रखा था, सभी को सॉल्व किया। तो आगे जो बच गया है सभी प्रश्नों का जो हल है, जो बचा हुआ वो पार्ट 3 में आएगा। ये हमारे पार्ट 2 था, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव था, पार्ट 2 जो है ये वाला चीज़ था, और पार्ट 3 आने वाला है। तो आप आएगा कैसे? वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तभी ना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि जल्दी से वीडियो दे दें, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 1-2 जगह व्हाट्सएप ग्रुप में फेंक दीजिएगा, क्या दिक्कत हो जाएगा। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप लोग वहाँ पर जाके हमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप अपना नाम वगैरह लिख के भेज दीजिए। सर सोशल साइंस का पार्ट 2 का वीडियो भेज दीजिए, मतलब पार्ट 2 का जो है PDF भेज दीजिए, जरूर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।